जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, और आज एक और नए अध्याय के साथ, एक नए सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जो अध्याय है वो हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का अध्याय 9 संगतकार है। ठीक है, जिनके लेखक मंगलेश डबराल जी हैं। इसके पहले हम लोगों ने काव्य खंड का 8 चैप्टर, ठीक है, और 8वां चैप्टर का लेखक परिचय के बारे में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है काव्य खंड का अंतिम चैप्टर है, अध्याय 9 संगतकार, जिनके लेखक मंगलेश डबराल जी हैं। मंगलेश डबराल जी का लेखक परिचय के बारे में वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन को। ठीक है, हिंदी काव्य खंड, ठीक है, क्षितिज भाग 2 अध्याय 9 है। अध्याय का नाम संगतकार, मंगलेश, जिनके लेखक कौन है? मंगलेश डबराल जी। ठीक है, तो देखिए संगतकार में क्या चीज़ बताया गया है वो देखिए। संगतकार कविता के माध्यम से कवि मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार किया है। केवल संगीत में ही नहीं, समाज और इतिहास में भी बहुत ऐसी घटनाओं और प्रकरणों के उदाहरण हैं जहां हम उनकी सफलता के पीछे कुछ गुमनाम व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका पाते हैं। ऐसे ही संगतकारों पर रोशनी डालती है यह कविता। ठीक है, यानी कि ये जो कविता है वो संगतकार, ठीक है, इसमें जब मुख्य गायक का जो मुख्य गायक के देखिएगा, जो भी आप कार्यक्रम होता है दो गोला वगैरह का, ठीक है, तो वहाँ जो मुख्य गायक का होता है, मुख्य गायक के साथ देने वाले, ठीक है, उनसे राग में राग मिलाते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से समाज में, इतिहास में जो है बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाम गुमनुमा होता है। ठीक है, लेकिन उनका सहयोग जो है महत्वपूर्ण रहता है। चलिए आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं। देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभालते रहता है। ठीक है, आइए। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। ठीक है, चलिए तो कविता का जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसका प्रसंग जो है वो संगतकार के मानवीय पक्ष को उजागर करता हुआ कवि कहता है। ठीक है, संगतकार का जो मानवीय पक्ष है उसको उजागर करते हुए कवि देखिए क्या कहते हैं। यही संगतकार की आवाज़ पीछे से मूक गायक के गंभीर स्वर का साथ देती हुई सी थी। संगतकार की वह आवाज़ सुंदर और कोमल तथा सुरीली थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर है, कमल हो गया है ना, यहाँ पे कोमल होगा। ठीक है, वहाँ पे कोमल होगा। ठीक है, कोमल होगा। ठीक, चलिए संगतकार का परिचय देते हुए कवि बताता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई, अर्थात उसका गायकी में साथ देने वाला है। ठीक है, उसे मुख्य गायक के शिष्य या दूर के रिश्तेदार की संज्ञा देते हुए कवि मुख्य गायक से संगतकार का अभिन्न संबंध स्थापित करता है। वह उसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए कहता है
कि संगीतकार उसके गायन में चिरकाल से साथ देते आ रहा है। ठीक है, चिरकाल से साथ देते आया है। कवि कहता है कि मुख्य गायक जब अनहद में खो जाता है तब संगीतकार ही अस्थायी सुर अर्थात कार्य की प्रक्रिया व प्रणाली को स्थायित्व अथवा उसके अनवरतता को संभाले रखता है। कविता के हिसाब से संगीतकार का यह साथ देना, पीछे छूटे हुए सामान को समेटने या मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाना है। आशय यह है कि प्रसिद्धि और मुख्य धारा प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को इसकी जमीनी हकीकतों से रूबरू कराने में संगीतकार या निचले स्तर पर कार्य करने वालों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे कविता का अगला भाग देखते हैं। आइए। जब वह नौसिखिया था तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ से जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इस भाग का जो है हम लोग देखते हैं व्याख्या। प्रसंग देख लीजिए। बोल रहा है कि संगीतकार की भूमिका मुख्य धारा से हटकर होती है, किंतु कार्य की सफलता में उसका योगदान भी नायक से कुछ कमतर नहीं होता, यानी मुख्य गायक से भी उसका योगदान जो है कम नहीं होता है। इसे बताते हुए कवि कहता है कि देखिए क्या कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि संगीतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है कि जब वह गायकी में नया था तब वह भी उसी की तरह था। गाते समय जब उसका गला बैठने लगता है अर्थात कार्य करते हुए जब वह मुख्य धारा का व्यक्ति थकान महसूस करता है तब संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ अपनी स्वर लहरी को अनवरत बनाए रखता है, शायद यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और उसके गायन की प्रवृत्ति की जा सकती है। ठीक है, उसकी गायन की प्रवृत्ति की जा सकती है। कवि कहता है कि ऐसा करने में उसके स्वर को उठने वाली हिचकियों को स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश को संगीतकार की सफलता नहीं प्रत्युत मनुष्यता का नाम दिया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इस कविता में जो है मुख्य रूप से आप समझिए कि संगीतकार का जो योगदान है, ठीक है, वह मुख्य गायक से कम नहीं है। ठीक है, और संगीतकार का जो भूमिका है वो कहीं मुख्य गायक से तो कमतर नहीं है, लेकिन जितना मुख्य गायक को मान सम्मान दिया जाता है उतना एक संगीतकार को या फिर सहायक को उसके निचले स्तर में काम करने वाले लोगों को नहीं दिया जाता है। इसीलिए कवि इस कविता को इस पर विचार करके संगीतकार को लिखे हैं। ठीक है, संगीतकार कविता सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है यह कविता। ठीक है, क्योंकि जब भी मुख्य गायक अपने आवाज़ से खो जाता है, अपने गला से खो जाता है, अपने राग से विहीन हो जाता है, तो वो जो संगीतकार होते हैं उसके जो निचले स्तर का जो गायक होते हैं वही उनका साथ देते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो इससे संबंधित जो है संगीतकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, संगीतकार कविता में अस्त शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, संगीतकार कविता में अस्त शब्द का क्या अर्थ है।
ये समाप्त, बी गति, सी प्रारंभ और डी इनमें से डी पुराना। ठीक है, डी पुराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संगतकार कविता में जो है अर्थ का मतलब समाप्त अर्थ होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 2 पर, संगतकार कविता में कवि क्या कहना चाहता है? संगतकार कविता में कवि क्या कहना चाहता है? ये प्रसिद्धि कलाकार के पीछे सहायकों का योगदान होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और सहायकों के बिना प्रसिद्ध कलाकार को शोभा भी नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ये भी सही है। बी सहायक कलाकार का भी सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सहायक कलाकारों का सम्मान नहीं मिलता है, उन्हीं के विचार पर, उन्हीं को लेकर ये कविता लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी सही है। सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ए और बी दोनों इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। संगतकार कविता में संगतकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए कलाकार, मुख्य कलाकार की सफलता में संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एकदम होती है। ठीक है, आपने कविता में पढ़ा कि मुख्य कलाकार की सफलता में जो है सहायक कलाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बी संगतकार के सहारे ही वह अपने भूल ढकता है, सही बात है। जब संगतकार के सहारे ही, जैसे मुख्य गायक जब अपनी भूल को चूक जाता है तो संगतकार ही उसके भूल को ढकता है, सही बात है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये भी हो जाएगा। और संगतकार सी, ऑप्शन सी, संगतकार के बिना मुख्य कलाकार की विजय संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, मुख्य गायक अकेले कला को नहीं दिखा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो कथन दिए हैं वो सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का जो है चौथा प्रश्न, संगतकार कविता के आधार पर संगतकार समाज में किस किस रूप में हो सकता है? ठीक है, नाटक के रूप में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नृत्य के रूप में हो सकता है, नृत्य के रूप में हो सकता है। सी संगीत के रूप में एकदम हो सकता है। डी उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, संगतकार की आवाज़ की क्या विशेषता थी? संगतकार की आवाज़ की क्या विशेषता थी? ये मनोरम, बी कमज़ोर, सी कांपती हुई, उपरोक्त, डी उपरोक्त सभी। तो संगतकार की आवाज़ की क्या विशेषता थी? मनोरम थी, कमज़ोर, कांपती हुई, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। आइए प्रश्न संख्या 6 कहाँ चला गया? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। संगतकार कविता में कवि के अनुसार तार सप्तक किसे कहते हैं? ये सरगम के उच्च स्वर को, ऑप्शन बी सरगम के धीमे स्वर को, सी सरगम के मधुर स्वर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो संगतकार कविता में कवि के अनुसार तार सप्तक किसे कहते हैं? सरगम के उच्च स्वर को, सरगम के धीमे स्वर को, सरगम के मधुर स्वर को, डी इनमें से कोई नहीं। सरगम के उच्च स्वर को जो है तार सप्तक कहते हैं। जब मुख्य गायक उच्च स्वर में जाता है, ठीक है, तो उनकी स्वर राग लड़खड़ाती है, उसमें कौन उसको साथ देता है? संगतकार साथ देता है, यानी कि सहायक गायक जो है वो साथ देता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। तार सप्तक का मतलब होता है सरगम के उच्च स्वर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पर देखते हैं हम लोग। संगतकार कविता में संगतकार किसको सहयोग करता है? संगतकार कविता में संगतकार किसको सहयोग करता है? ऑप्शन ए मुख्य गायक को, ऑप्शन बी नृत्य करने वाले को, ऑप्शन सी वादकों को, और ऑप्शन डी क्या है? देखिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा मुख्य गायक को सहयोग करता है, मुख्य गायक को सहयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर।
संगतकार कविता की भाषा कौन सी है? ठीक है, यानी संगतकार कविता जो है उसकी भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी संस्कृत। ठीक है, तो क्या है? भाषा क्या है? हिंदी है। क्योंकि आप कविता देखें, क्योंकि एकदम हिंदी भाषा में कविता जो है लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, संगतकार कविता में किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? संगतकार कविता में किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देता है? ये मुख्य गायक, बी संगतकार, सी वायलिन वादक, डी इनमें से कोई नहीं। तो संगतकार कविता में किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देता है? तो ये जो है सहायक, यानी कि संगतकार की आवाज़ में हिचक सुनाई देता है, यानी कि सहायक गायक में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। संगतकार कविता के आधार पर संगतकार अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठने देता, क्योंकि देखिए ऑप्शन ये, वह मुख्य गायक के स्वर को ऊंचाई और बल देता है। बी मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना उसके लक्ष्य के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर, संगतकार कविता में संगतकार मुख्य गायक को कब तसल्ली देता है? ठीक है, संगतकार कविता में संगतकार मुख्य गायक को कब तसल्ली देता है? ऑप्शन ये देखिए क्या बोल रहा है, जब गायक की आवाज़ डूबने लगती है। ऑप्शन बी, जब गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी, जब गायक का उत्साह मंद होने लगता है। डी उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, संगतकार कविता में राख जैसा किसे कहा गया है? ठीक है, संगतकार कविता में राख जैसा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए वादक को, नाटककार को, गायक को, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है इस कविता में जो है राख जैसा गायक को कहा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो अगर हमारा क्वालिटी भी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट क्वालिटी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का वीडियो को वहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, आज काव्य खंड का पूरा चैप्टर, ठीक है, लेखक परिचय सहित समाप्त हो गया। ठीक है, आज काव्य खंड का जो है ये अंतिम चैप्टर था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गद्य खंड पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, गद्य खंड में हम लोग को सिर्फ कहानी पढ़ना है, तो कहानी पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गद्य खंड की कहानी, ठीक है, नेताजी का चश्मा से, जो बहुत ही रोचक कहानी है, जिनके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक है, चलिए तो आज को वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,